महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर जम्मू में प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में पीएम की बैठक से पहले मिलिटेंट्स का हमला, नमाज के लिए घर से निकले इंस्पेक्टर परवेज अहमद की गोली मारकर हत्या की। क्या यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से बढ़ रही है बहन जी की नजदीकी? कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके मायावती ने नए सियासी समीकरण का संकेत दिया। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन बेहाल। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास बड़ा धमाका। ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से, लेकिन शुरुआत आज की बड़ी खबर से। कश्मीर के मुद्दे पर कल होने वाली मीटिंग का एजेंडा एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार तेज करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तीसरे पायदान पर पहुंचाने के लिए बैठक बुलाई है। इस बैठक में कश्मीरी नेताओं के साथ जमीनी हकीकत और भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा होगी। सूत्रों ने कड़े लहजे में साफ कर दिया है कि धारा 370 को हटाने और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने जैसे मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी। सूत्रों ने कड़े तेवर के साथ ये साफ किया है कि जम्मू कश्मीर के आंतरिक मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं। ऐसी बहस को छेड़ने वाले जम्मू कश्मीर के शुभ चिंतक नहीं हो सकते हैं। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले बयान को लेकर जम्मू में प्रदर्शन। शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जलाकर किया विरोध। महबूबा मुफ्ती को दिल्ली नहीं पाकिस्तान भेजो वाले पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों की ये तस्वीर जम्मू से है। मंगलवार को महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। महबूबा के इस बयान को लेकर शिवसेना और डोगरा फ्रंट के समर्थकों में नाराजगी है और उसी का विरोध करने के लिए महबूबा की तस्वीरें जलाई गई। महबूबा मुफ्ती का जो पाकिस्तान प्रेम है वो सिर्फ उसकी गंदी हिंदुस्तान के खिलाफत की मानसिकता को दर्शाता है। अरे वो पाकिस्तान जो नार्को टेररिज्म में हिंदुस्तान को नीचे लगाने के लिए लगा। अरे वो पाकिस्तान जिसने कल एक जे&के पुलिस के सीआईडी ऑफिसर को आतंकवादियों भेज करके मार दिया। अरे मुझे तो समझ नहीं आता हिंदुस्तान में बैठ करके पाकिस्तान की बात करना, वो भी हर बार। अरे इतना प्रेम है, चले जाए ना पाकिस्तान। गुरुवार को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम की मीटिंग है। इस मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर के नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से बढ़ रही है बहन जी की नजदीकी? कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करके मायावती ने नए सियासी समीकरण का संकेत दिया। गुरुवार को दिल्ली में पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ मीटिंग है। इस मीटिंग को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने लिखा है, सीधे पीएम श्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर जम्मू कश्मीर के संबंध में वहां के 14 लीडरों की कल 24 जून की बैठक उचित पहल है। करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद की ये बैठक कुछ ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी और जम्मू कश्मीर राज्य की पुनः बहाली आदि के लिए भी मददगार साबित होगी, ऐसी आशा है। मायावती का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूपी में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और इन दिनों मायावती बीजेपी और खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नरम दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में पीएम की बैठक से पहले मिलिटेंट्स का हमला, नमाज के लिए घर से निकले इंस्पेक्टर परवेज अहमद की गोली मारकर हत्या की। सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें तब की हैं जब मिलिटेंट्स ने पीछे से इंस्पेक्टर परवेज अहमद पर फायरिंग की और उनकी हत्या कर दी। ये मिलिटेंट हमला नौगाम में हुआ। देखिए परवेज अहमद की ये तस्वीरें। इसमें परवेज पुलिस की ड्रेस में है, लेकिन जब हमला हुआ तब वो खाकी में नहीं थे। परिवार के मुताबिक परवेज अहमद नमाज के लिए घर से निकले थे, तभी मिलिटेंट्स ने उनको ऐसे निशाना बनाकर 3 गोलियां मारी। सुरक्षा बल सरगर्मी से मिलिटेंटों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही मिलिटेंट हमलों में आम लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों के जवानों को अपना निशाना बना रहे हैं। 10 दिन पहले बारामूला में मिलिटेंट हमला हुआ था, जिसमें 2 पुलिस जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर के पास बड़ा धमाका। धमाके से पाकिस्तान में फैली सनसनी। ये धुआं एक धमाके के बाद एक इमारत से उठा। तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर की हैं।
यहाँ हाफिज सईद के घर के पास एक बड़ा धमाका आज हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। स्थानीय प्रशासन और बचाव के दस्तों ने दावा किया है कि धमाका एक गैस पाइपलाइन की वजह से हुआ। हालांकि पाकिस्तान के कुछ मीडिया ने दावा किया है कि धमाका एक बाइक पर विस्फोटक रखकर किया गया। धमाके में बर्बाद एक मोटरसाइकिल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लाहौर में जिस जगह धमाका हुआ वो जौहर टाउन इलाका है। इसी इलाके में आतंकी हाफिज सईद का घर भी है। अब इस धमाके का सीधे तौर पर कोई हाफिज कनेक्शन है या नहीं, ये अभी साफ होना बाकी है। पाकिस्तान को रक्षा प्रमुख बिपिन रावत का सीधा संदेश। कहा, पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी हो सकते हैं पाकिस्तान के ही खिलाफ, पाकिस्तान को संभलने की जरूरत। चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत ने कहा है कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को अपने यहाँ पनाह दे रहा है वो उसके खिलाफ ही बागी हो सकते हैं। माहौल खराब करने के लिए आतंकी ऐसा करेंगे। Situation that evolved in 2020, we cannot lower our guard. But on the Western Front, as I said, and I've always maintained that there are terrorists who operate along with the Pakistan Armed Forces. Some of these terrorists can actually become loose cannons, and can create a situation which could suddenly lead to an escalation. And so to be prepared for such a situation escalating, we have to be also prepared on our western border. रक्षा प्रमुख ने ये भी कहा कि गालवान घाटी में मुंह की खाने के बाद चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती में बदलाव किया है। चीन अब डर गया है। यूपी में धर्म बदलने के रैकेट में बड़ा खुलासा। आबादी संतुलन बदलने का प्लान था। देश में माहौल बिगाड़ने की हो रही थी साजिश। ये वही दो आरोपी मौलाना हैं जिन्हें यूपी में धर्म परिवर्तन रैकेट में पकड़ा गया था। आज इन दोनों आरोपियों को लेकर एटीएस ने कोर्ट में नई अर्जी दी और उसमें दी गई जानकारी से बड़े खुलासे हुए हैं। रिमांड अर्जी में कहा गया है कि आरोपियों के पास से धर्मांतरण के रजिस्टर मिले, जिससे देश में आबादी संतुलन को बदलने की साजिश का खुलासा हुआ है। विदेशी संस्थाओं से फंडिंग और पाकिस्तान का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक धर्म बदलने वालों के मन में उनके मूल धर्म के लिए नफरत भरी जाती थी और ऐसा करने के पीछे मकसद देश का माहौल बिगाड़ना था। 11-12 राज्यों में ये पूरा रैकेट फैला था और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कम ही डेटा को एनालाइज किया है, लेकिन उसके हिसाब से अभी जो कन्वर्ट होने वाले लोग हैं उसमें महिलाओं की संख्या प्रतिशत पुरुषों से थोड़ा ज़्यादा है। धर्म बदलने के इस रैकेट के तार यूपी के अलावा कई और राज्यों से जुड़े हैं। विदेशों से लगातार फंडिंग होती थी और हर दिन 12 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन का लक्ष्य रखा जाता था। धर्म परिवर्तन के केस में नया खुलासा भी हुआ है। पुलिस को एक डायरी मिली है जिसमें 28 लोगों के नाम का जिक्र है जिनका धर्म परिवर्तन किया गया है। ये वो दस्तावेज है जिसमें धर्म परिवर्तन के पहले और बाद के नाम लिखे हुए हैं। कुल 28 लोगों के नाम का जिक्र इस दस्तावेज में है। पुलिस ने छापेमारी के बाद आरोपियों के ठिकाने से ये दस्तावेज बरामद किए हैं। इस दस्तावेज में जो नाम बदले गए हैं उसमें से कुछ नामों के बारे में आपको मैं बता दूं। देवर्षि ठाकुर जो दानिश खान बना, प्रवीण कुमार जो अब्दुल समद बना, कविता विश्वकर्मा जो गजाला बनी, मनोज कुमार जो इब्राहिम खान बना, नरेंद्र देवले जो मोहम्मद शाहिद बना, प्रियंका सेन जो फातिमा बनी, चंदन कुमार जो अब्दुल अहमद बना, सौरभ जो शाहिर खान बना, अक्षिता शर्मा आमरा बनी, रिंकू कुमारी कशिश बनी, लल्लन सागर मोहम्मद सागर खान बना, शीला यादव जाफरीन बनी, दीपिका रानी आयशा सिद्दीकी बनी, पुनीता सोफिया बनी। यूपी में सियासी गहमा गहमी के बीच छोटे दलों ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बीजेपी से उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री बना के चेहरा देख ले, अभी कैसे सरकार आती 2022 में। मैंने देखे अब उनके ऊपर है, वो अगर उन्होंने सत्ता में आना है तो निषादों को खुश करना पड़ेगा। वैसे तो संजय निषाद की ताकत उनके सांसद बेटे हैं, लेकिन दावा है कि राज्य में 100 से ज्यादा सीटों पर उनकी जाति के समर्थक हैं, जिनके दम पर वो खेल बना और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए संजय निषाद चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम घोषित कर चुनाव में जाए।
मांग नहीं मानने पर संजय अकेले लड़ने को भी तैयार दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी के सिंबल पर लड़कर सांसद बने। इसके बाद माना जा रहा है कि संजय निषाद को साधने के लिए बीजेपी प्रवीण निषाद को केंद्र में मंत्री बना सकती है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी में सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेगी बीजेपी। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि 2022 में यूपी में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे फिर दोहराते हुए बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो सामूहिक नेतृत्व है वो सामूहिक नेतृत्व लड़ रहा है और जीतेगा 300 से ज्यादा सीटें। केशव मौर्य का ये बयान उस वक्त आया है जब यूपी में केशव और योगी के बीच तनातनी के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि ताजा बयानों के बाद से ये खींचतान अब खत्म होती नजर आ रही है। पंजाब कांग्रेस की कलह में अब अमरिंदर सिंह के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की सुलह कमेटी के सामने पेशी हो सकती है। अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के बयानों पर जताई थी नाराजगी। मंगलवार को दूसरी बार कांग्रेस नेताओं की कमेटी के सामने नाराजगी जताकर अमरिंदर तो आज पंजाब वापस लौट आए। उनकी दिल्ली में न तो सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और न ही राहुल गांधी से। लेकिन अमरिंदर सिंह दिल्ली में सिद्धू की मुश्किलें भी बढ़ा गए हैं। अमरिंदर के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे सिद्धू से भी अब कमेटी जवाब मांगने वाली है। मैं उनसे कुछ बातों पर राय करना चाहता हूँ। इस बीच राहुल गांधी ने आज पंजाब के नेताओं से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी राहुल गांधी से मिले। मुलाकात के बाद जाखड़ ने नौकरी विवाद पर कहा, कुछ लोगों ने अमरिंदर को गलत सलाह दी थी। राहुल जी के नाल गल करके मनु बहुत बड़ी आस ही नहीं, मनु इस गल का भरोसा है कि बहुत ही जल्द इसका हल निकलूगा। सुलह कमेटी के अलावा जिस तरह राहुल गांधी पंजाब के नेताओं से मिल रहे हैं वो पार्टी में कंफ्यूजन पैदा करता है। सूत्रों की माने तो सिद्धू पर राहुल गांधी का रवैया अब भी नर्म है। पंजाब में कांग्रेस की कला को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिलने का समय नहीं दिया है। इसके बाद कैप्टन चंडीगढ़ लौट गए हैं। चंडीगढ़ लौटने के बाद कैप्टन अमरिंदर के ओएसडी अंकित बंसल ने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि ये वही आला कमान है जिसने पंजाब में लंबे समय तक कैप्टन को दरकिनार किया। लंबे समय तक पंजाब में सत्ता के बाहर इसी वजह से रहना पड़ा था। पंजाब में कांग्रेस का मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी एक बार फिर विवादों में हैं। मेनका पर लगा है जानवरों के डॉक्टर से अभद्रता करने का आरोप। मध्य प्रदेश के भोपाल में ये पुतला फूंका जा रहा है बीजेपी सांसद मेनका गांधी के खिलाफ, और ये प्रदर्शन शुरू हुआ मेनका के इस वायरल ऑडियो से। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। ये तुमने एक कुत्ते का टांग काट दिया था बेवजह। हाँ नहीं वो लड़की आई थी अंजलि चौधरी, और वो मैंने देखा तुमने किस तरीके से कटा था, और तुम बोले मेरे पास दवाई नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, इधर से ले आओ उधर से ले आओ। दरअसल मेनका गांधी ने जानवर के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर नोएडा के वेटनरी डॉक्टर से बात की थी। डॉक्टरों को गालियां भी दी गई। मेनका गांधी पशुओं के अधिकारों को लेकर काफी सक्रिय रही हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने वेटनरी डॉक्टर के साथ बदसलूकी की है, इससे उनकी काफी आलोचना हो रही है। गुजरात भाजपा सरकार में सब कुछ सही नहीं। मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उठाए अपने ही सरकार पर सवाल। अगले साल के अंत पर है विधानसभा के चुनाव। पुरुषोत्तम सोलंकी राज्य में बीजेपी के ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते हैं, इसलिए उनका बयान से पार्टी के अंदर खलबली सी मच गई है। पुरुषोत्तम सोलंकी मछुआरों की अनदेखी का आरोप लगाकर अपने ही मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घनी वार बात करी, लेटरे लख्या, હવે મુખ્યમંત્રી શું કરે એ જોવાનું રહ્યું। पुरुषोत्तम सोलंकी मछुआरे समाज से ही आते हैं और इस समाज की राज्य में काफी आबादी है। अगले साल चुनाव है, तब पुरुषोत्तम सोलंकी का बयान भाजपा हल्के से नहीं लेगी।
पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन बेहाल। पश्चिम मिदनापुर के कई इलाकों में तो चल रही है नाव। शहर की सड़कों पर नाव चलने की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के घटाल की हैं। घटाल पश्चिमी मिदनापुर जिले का एक शहरी कस्बा है और बाढ़ के पानी ने इसका जो हाल किया है वो आपके सामने है। यहाँ की झूमी नदी के उफान पर होने की वजह से शहर की ये सूरत दिख रही है। 60,000 से ज्यादा की आबादी वाले इस छोटे से शहर की सड़कों पर करीब 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से लोग ग्राउंड फ्लोर खाली कर चुके हैं। शहर के अंदर और बाहर आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा है। हर साल बारिश में हालात इतने ही खराब हो जाते हैं, लेकिन इस बार तो न पीने का पानी है और कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी नहीं है। आलम ये है मॉनसून के शुरुआत में अंजामे बयां आगे न जाने क्या होगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिकनिक मनाने गया परिवार नदी में फंसा। रात के अंधेरे में हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, सारे लोग सुरक्षित। पानी की तेज धार बह रही है और चट्टान पर कुछ लोग फंसे हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें एमपी के छिंदवाड़ा जिले की हैं। जिस जगह पर नागपुर का ये परिवार फंसा वो जगह प्रसिद्ध घोघरा वाटरफॉल है। 12 लोगों का ये पूरा परिवार पिकनिक मनाने यहाँ पहुंचा था। दोपहर करीब 3 बजे अचानक पानी बढ़ने से सब लोग फंस गए। शुरुआत में तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, उसमें कामयाबी नहीं मिली। फिर रात को करीब 10 बजे से पानी कम होने के बाद ऑपरेशन एक बार फिर शुरू किया गया और 1 घंटे की कोशिश के बाद सबको निकाल लिया गया। बरसात का मौसम है, इसलिए आप ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां अचानक पानी आने से आप परेशानी में पड़ सकते हैं। गुजरात के राजकोट में नदी में गिरी कार, 2 महिलाएं बचाई गई। कार चला रहा शख्स की मौत। नदी में कार पलटी हुई है और कुछ देर बाद ही पानी में बहने लगी। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की है। लोधिका इलाके में रावकी नदी पर बने पुल से कार नदी में गिर गई, जिसकी वजह से कार चला रहे लालजी भाई गेलानी नाम के शख्स की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार में सवार 2 महिलाओं को निकाल लिया गया। घटना मंगलवार शाम 7 बजे की है। बरसात का मौसम है, इसलिए सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहे, क्योंकि हल्की लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। हाल ही में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें ये सामने आया था कि पंजाब के कुछ नागरिक हैं जो पंजाब से कश्मीर जाते हैं और वहाँ से चरस अपनी बाइक में कंसील करके उसे मुंबई लाकर डिलीवर करते हैं। इस मामले में पुलिस ने कम से कम 4 से 5 पंजाब के लोगों को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल इसी इमारत में रखे गए हैं। इसी मामले की जांच के दौरान एनसीबी के हाथ अब अंडरवर्ल्ड तक पहुंचे हैं, जहां पर अब एनसीबी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जो भाई है इकबाल कास्कर की कस्टडी ले रही है। एनसीबी को ये पता चला है कि इस पूरे मामले में जो करोड़ों रुपए कमाए जा रहे थे, इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल टेरर फंडिंग या फिर अंडरवर्ल्ड के जो काले कारनामे हैं उसे करने के लिए किया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर सरकार ने कहा घबराएं नहीं, अभी देश में इसके केस काफी कम हैं। अमेरिका ने इसी डेल्टा प्लस वेरिएंट को कोरोना की तीसरी लहर का सबसे बड़ा खतरा बताया है। कोरोना के नए अटैक का नाम है डेल्टा प्लस। ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है। कई एक्सपर्ट इस वेरिएंट को लेकर चिता रहे हैं। हालांकि आज केंद्र सरकार ने कहा कि डेल्टा प्लस के कुल 40 केस देश भर में रिपोर्ट हुए हैं। ये केस ज्यादातर महाराष्ट्र, एमपी और केरल से मिले हैं। सरकार ने कहा कि इन राज्यों को इस वेरिएंट को फैलने से रोकने के इंतजाम करने चाहिए। एक डेल्टा प्लस वेरिएंट है। आज मैं कोविड की समीक्षा करूंगा तो पूरी उस विषय पर मैं चर्चा करूंगा, उससे मुकाबला करना है। ये मैं इसलिए चेता रहा हूं कि सावधान रहने की जरूरत है, असावधानी नहीं। इंग्लैंड में, रूस में आज ही आपने पढ़ा होगा केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं मास्क उतर जाता है, मस्ती के मूड में आ जाते हैं फौरन। कोरोना का डेल्टा वायरस दुनिया के 9 देशों में मिला है और सबसे ज्यादा प्रभावित यूके है। ये डेल्टा वायरस महज 3 दिनों में ही गले से फेफड़ों तक पहुंच जाता है और उन्हें खराब कर देता है।
एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हम पहुंचे हैं। चंद्रनगर का ये दिल्ली सरकार का स्कूल है जहां पर वैक्सीन लगाने का भी काम किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है जहां पर कोवैक्सीन भी लगाई जा रही है। इसके साथ कोविशील्ड की शुरुआत भी की गई है और यहाँ पर अगर इंतजामात की बात करें तो अलग अलग साइट्स पर तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए गए हैं। कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ पर दी जा रही है और वैक्सीनेटर जो हैं वो प्रक्रिया के तहत जिसको भी वैक्सीन लगाई जा रही है उसको इन्फॉर्म करते हैं, सूचित करते हैं कि उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, उनको कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, दूसरी डोज कब तक लगेगी। सर पहले यहाँ कोवैक्सीन लग रही थी बिलो 45, सिर्फ सेकंड डोज, पहले सिर्फ सेकंड डोज लग रही थी, लेकिन आज से यहाँ पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों स्टार्ट कर दिया। काफ़ी तादाद में आपको लोग यहाँ पर दिख जाएंगे जो वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं। अब दिक्कत ये है कि दरअसल वैक्सीन लगाने की ज़रूरत सभी को समझ आती है, लोग लगवाना भी चाहते हैं, ख़ास तौर पर अगर बात करें युवाओं की, लेकिन दिल्ली सरकार लगातार कह रही है कि वैक्सीन की कमी है। मुंबई में नर्सों की हड़ताल, वेतन और कोरोना भत्ते समेत कई मांगों पर नर्सों ने काम रोककर 48 घंटे प्रदर्शन किया। अस्पताल के बाहर कुर्सियों पर बैठकर प्रदर्शन कर रही ये नर्स हैं। मुंबई के जेजे अस्पताल के बाहर इन नर्सों ने आज 48 घंटे की हड़ताल शुरू की। इन सरकारी नर्सों की मांग है कि महाराष्ट्र में सरकार नर्सों के बकाये प्रमोशन और कोरोना से मदद का भत्ता दे। ये सर, अगर हम लोगों की मांगे जो है, जो 12 मांगे हमारी जो है, 12 मांगे हमारी जो है, अगर सरकार ने नहीं पूरी की तो हम लोग इनडेफिनेट सम के लिए रेडी है और अभी आज से ही हम लोग बहुत जोर से और उत्साह के साथ वो शुरू किया है। नर्सों ने चेतावनी दी है कि राज्य सरकार अगर उनकी मांग नहीं मानेगी तो राज्य की 24 जिलों की 1300 नर्सें बेमियादी हड़ताल शुरू कर देंगी। सरकारी बैंकों से हजारों करोड़ का घोटाला कर भागे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर बड़ी कामयाबी। प्रवर्तन निदेशालय ने वसूले बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और नकदी जब्त की है। ये संपत्ति बैंकों को हुए कुल नुकसान का करीब 80% है। जब्त संपत्ति में 9,371 करोड़ रुपए बैंकों और केंद्र सरकार को वापस दिए जा चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।